हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज से हम लोग मैथ्स का ये नया वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ हर रोज़ मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूँगा जो क्लास 10th के मैथ्स के लिए होगा। ये जो सीरीज़ होगा 90 वीडियोज़ में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे मैथ्स को 10th के ख़त्म किया जाए। और ये हमारा स्टार्टिंग का फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे वास्तविक संख्याएँ। बच्चों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो सबसे पहले जो संख्या हमारी होती है इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। पहली होती है हमारी वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। तो पहले संख्या किसे कहते हैं? तो सबका अगर परिभाषा में लिखूं तो यहाँ तो बहुत समय लग जाएगा और ये परिभाषा आपको बचपन में ही छोटे क्लास में पढ़ाया गया है, तो वहाँ से इसको आप क्लियर करेंगे। मैं बस बताते चल रहा हूँ, बस याद दिलाते चल रहा हूँ। संख्या कहते हैं हम लोग बच्चों कि संख्या एक गणितीय शब्द है। जैसे हम लोग हिंदी में शब्द सीखते हैं, अंग्रेजी में शब्द सीखते हैं, तो यह भी एक गणित का शब्द होता है जो मात्रा को दिखाता है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ कि हमारी कक्षा में 18 बच्चे हैं और दूसरी कक्षा में 38 बच्चे हैं, तो दोनों में से किस कक्षा में ज़्यादा बच्चे हैं? तो दूसरी कक्षा में ज़्यादा बच्चे हैं। ये कैसे पता चलता है हमें? क्योंकि ये जो संख्या हमें दी गई है 38, ये 18 से बड़ी है। तो संख्या एक गणितीय शब्द है जो किसी मात्रा को दिखाता है। संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है, पहला हमारा वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या के बारे में हमको इस कक्षा में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो इसीलिए इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। मैं बस आपको बता देता हूँ, जैसे रूट में कोई संख्या हो जाए जो नेगेटिव हो और वो बाहर ना निकल पाए, कोई अभाज्य संख्या जो रूट में फंस जाए और वो नेगेटिव हो, तो इसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये कहाँ से आता है, ये क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको 11th में पढ़ाऊँगा। अभी 10th में इसका कहीं से चर्चा नहीं है, तो इस पे ज़्यादा समय हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। वास्तविक संख्याओं की बात करें तो ये कई प्रकार की होती हैं और इन सभी प्रकारों को हमें 10वीं कक्षा में पढ़ना है। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती शुरू हम कहाँ से करते हैं? बचपन में गिनती सीखे थे तो 1 2 3 4 ऐसे, और ये आगे बढ़ता जाएगा। बचपन की गिनती तो 100 पे समाप्त हो जाती थी, लेकिन ये 100 पे समाप्त नहीं होता है, ये अनंत तक जाता है। मैं बच्चों से बार बार पूछता हूँ कि प्राकृत संख्या क्या होती है, तो बच्चे तो ये बताते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, लेकिन बच्चों ने परिभाषा को रटा होता है। फिर मैं जब पूछता हूँ कि बताओ 3/4 प्राकृत संख्या है कि नहीं है, तो बच्चे बेचारे फंस जाते हैं, बोलते हैं हाँ सर प्राकृत संख्या है, लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है। क्योंकि गिनती की संख्या में कभी बटे में संख्या नहीं आती, दशमलव में संख्या नहीं आती, वो तो बस 1 2 3 4 हम गिनती ऐसे ही गिनते हैं ना, तो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। फिर बात करें पूर्ण संख्याओं की, तो प्राकृत संख्याओं को ही पूर्ण संख्या कहते हैं, बस इसमें एक जीरो ज़्यादा रहता है। गिनती की संख्याओं में बस जीरो मिला दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। मतलब प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से, बस इतना ही फर्क होता है। बात करें पूर्णांक की, तो यह भी 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाता है। लेकिन 0 से छोटी भी कोई संख्या होती है क्या? तो जी सर, 0 से छोटी -1, फिर -2, और यह भी बढ़ते बढ़ते अनंत तक जाएगा। मतलब यह भी कभी इधर भी समाप्त नहीं हो सकता है और उधर भी जाके समाप्त नहीं हो सकता है। तो ये होता है हमारा पूर्णांक, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। क्योंकि हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं हैं, तो हम संख्याओं के बारे में थोड़ा समझ लेंगे तो आगे चैप्टर बनाने में हमें सुविधा मिलेगी। अब ये परिमेय संख्या, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसी संख्या है जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q ≠ 0 हो। आप जानते हैं Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे जैसे आगे जरूरत पड़ेगी तो परिमेय संख्याओं के और भी बहुत सारे गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि परिमेय संख्याओं के बारे में आपको बहुत बताना है। अब अपरिमेय संख्या कहते हैं, तो जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय हैं। जैसे कोई वैसी संख्या जिसका
एकदम एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता पाए, एग्जैक्ट मान नहीं बता पाए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक बात आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई अभाज्य संख्या रूट में आ जाए तो इसे अपरिमेय कहते हैं। फिर आप बोलेंगे सर काल्पनिक में भी तो आपने यही बताया था। नहीं, काल्पनिक में मैंने बताया था कि आगे ऋणात्मक चिन्ह होता है, जबकि अपरिमेय संख्याएं धनात्मक ही होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रमेय है इस बुक का और इस चैप्टर का भी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या कहता है? ये कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r होता है, जहाँ r जो है वह 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है और b से छोटा होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा डार्क पेन का यूज़ किया है ताकि आपको साफ साफ दिख सके, लेकिन मुझे जैसे मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत हो रही है ये देखने में तो आप मुझे बताइएगा, मैं एक लाइट बंद करके चेक कर लेता हूँ। अभी देखो, अभी थोड़ा ठीक है। तो अगर दिक्कत हो रही होगी देखने में तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको ठीक करूँगा, ठीक है। आगे से कलर मतलब पेन का कलर चेंज करके देखा जाएगा। तो ये क्या है? अब ये पढ़ के किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है, किसी को नहीं समझ में आता है। तो मैं आपको बताता हूँ, बचपन में आपने भाग देना सीखा था। जैसे मान लो कि हमें 3 से 12 में भाग देना हो, तो 3 से 12 में भाग देना होगा, या फिर 13 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, 12 पूरा पूरा कट जाएगा। तो 3 से 4 बार में करेंगे तो 3 चौके 12, फिर बच गया 1। इसे हम लोग कहते हैं कि ये भागफल है, भागफल। और जिसमें हम भाग देते हैं इसे कहते हैं भाज्य, और जिससे भाग देते हैं इसे भाजक कहते हैं, और जो बच जाता है इसे शेषफल कहते हैं। नीचे दिख रहा है आप लोगों को, शेषफल कहते हैं। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हमारा जो भाज्य होता है वह भाज्य जो होता है वह भाजक गुना भागफल अजोड़ शेषफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहीं पे इसी चीज को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यहाँ भाज्य को a लिख दिया गया, भागफल को q लिख दिया गया, q, भाजक को b लिख दिया गया, और जो शेषफल आता है इसे r लिख दिया गया। अब बताओ a बराबर b q, b गुना q तो प्लस r, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। सेम यही चीज़ है, बस इसको अलग रूप में लिख दिया गया है। अब समझ में आ गया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a और b रहे, जब आप a से या a में b से भाग देंगे तो जो संख्या आपको मिलेगी तो q और r मिलेगी, मतलब भागफल और शेषफल मिलेंगे, जबकि a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। जहाँ एक शर्त है r के लिए, ये समझना सबसे टफ है, r हमेशा 0 से बड़ा या बराबर आता है। आप देखिएगा शेषफल हमेशा 1 यहाँ आया है, शेषफल जब भी आएगा तो 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा, ये माइनस में नहीं आता है शेषफल। अगर सर हम 3 पचे 15 कर देते तो -2 आ जाता, नहीं, आपको भाग देने में सिखाया गया है कि हमेशा वो संख्या लो जो इससे छोटी हो। तो इसीलिए शेषफल हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 शेषफल आएगा। और b से छोटा होता है, b क्या है, जो भाजक है हमारा, जिससे हम भाग लगाते हैं, इससे शेषफल हमेशा ही छोटा होगा। ये सामान्य बात है जो हम लोग पहली दूसरी तीसरी कक्षा में जानते हैं। अब ये थ्योरी है इसका, बस इसको इतने ही पे रोकते हैं, और अब हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे इसको बनाएंगे। हमारे सामने पहला उदाहरण है, कह रहे 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब देखो HCF हम बचपन में जो बनाना सीखे थे उसमें बोले थे कि हमारे गुरुजी ने बताया था
कि छोटी वाली संख्या को इधर लिखते हैं, फिर 12,576 ये बड़ी संख्या है, इसको इधर लिख देते हैं और छोटे वाले से बड़े वाले में डिवाइड करते हैं। तो ये 4,000 और ये 12,000 है, तो 4 3 12, 3 बार में यह भी हो जाएगा 12,000 और ये 3 से मल्टीप्लाई कर 3 दूना 6 और 3 बचे 15 का 5 बचा 1 और ये 0 से 1 आ जाएगा, 12,156 आएगा। अब इस 6 से 6 जाएगा तो 0, ये 2 4 और ये दोनों ख़त्म हो गया, 420 आया। नंबर तो बड़ा ख़राब आया, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, अब ऊपर से कुछ आने वाला है नहीं, तो मैं क्या करूँगा कि ये 4052 को फिर इधर लिख दूँगा। अब 4052 में 10 बार में करेंगे तो 4200 हो जाएगा, जो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 4000 ही लाना है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 हो जाएगा। तो 9 से करके देखते हैं, तो 9 0 0, 9 दूना 18 का 8 बचा 1, 9 चौका 36 और 1 37। अब ये 2 से 0 जाएगा 2, 15 से 8 जाएगा 7, 9 से 7 जाएगा 2 और ये तो बेचारा ख़त्म हो गया। अब फिर 420 को हम इधर लिखते हैं, जगह लग रहा है कम पड़ जाएगा, मैं दूसरा पेज इस्तेमाल कर लूँगा अगर जगह कम पड़ जाएगा तो, ठीक है। तो आप लोग इससे परेशान मत होइएगा, मैं दूसरा पेज मैंने रख लिया है। तो अब 272 2 बार में करेंगे तो ये 500 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक बार में करना पड़ेगा, तो 272 ही होगा। तो 10 से 2 जाएगा तो 8 और ये 11 हो जाएगा, 11 से 7 जाएगा तो 5, 11 से 7 जाएगा तो 11 से 7 जाएगा, सॉरी 4 और ये 3 से 2 जाएगा तो 148 हो जाएगा। अब 148 से हम 272 में भाग लगाएंगे, तो यह भी एक बार में लगेगा तो 148 ही रहेगा। अब 148 का देख लीजिए, 12 से 8 जाएगा तो 4 और ये 6 से 4 जाएगा तो 2 और ये 1 आ गया, 124 आ गया। और 124 में अब 148 में अब डिवाइड करना है। हम HCF ऐसे ही तो बचपन में निकालते थे। अब 148 से 124 एक बार में 124, तो ये बच जाएगा 4 और 2, फिर 124 में भाग लगाएंगे तो 24 से 124 कितनी बार में जाएगा, तो 5 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, तो कि ज़्यादा नहीं होगा, नहीं ज़्यादा नहीं होगा, 20 25 100 और 4 5 20, ठीक है 5 बार में करते हैं। तो 5 चौका 20 के 0 बचा 2 और 5 गुना 10 और 2 12, 120 आ गया। तो 120 आया तो अब यहाँ 4 लिख देंगे और वहाँ 24, तो 4 छके 24। अब ये पूरा कट गया। जब शेषफल 0 आ जाता था तब हम जिससे अंत में डिवाइड करते थे इसी को कहा था कि HCF है। लेकिन ये तो हमने वो विधि लगाया जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं। लेकिन अभी मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके आपको ये बनाऊंगा। तो आप यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, वो कहता है कि A बराबर BQ प्लस R। तो जब हमारा वैल्यू A का 12,576 था तो लिखेंगे 12,576 बराबर B का मान 4,052, तो 4,052 इसमें मल्टीप्लाई किया हमने कितने से, 3 से, तो गुना 3, BQ के जगह पे 3 है प्लस R, रिमाइंडर कितना हमारा आया था, शेषफल 420 आया था, तो यहाँ 420 लिख देंगे। अब हम फिर 4,052 में दोबारा भाग दिए हैं तो 4,052, यह 12,576 था, मैंने 6 लिखना छोड़ दिया था। तो 4,052 में हमने 420 से डिवाइड किया था, तो कितनी बार, 9 बार मतलब 9 बार में, और शेषफल कितना बचा था हमारा 272, तो हम 272 लिख देंगे। फिर अगली बार ये 420 में हमने डिवाइड किया 272 से, तो 272 कितनी बार, एक बार, तो बचा था हमारा 148। फिर अगली बार थोड़ा और ऊपर बढ़ाते हैं, आप लोग को दिख रहा है,
जगह मैंने कम थोड़ा ले लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर जरूरत पड़े तो मैं दूसरा पेज ले लूँगा। तो 200 अब की 272 में हमने डिवाइड किया है 148 से, कितनी बार, तो एक बार। हमारा रिमाइंडर बचा है 124, यहाँ देख लीजिए, प्लस 124। फिर हमने 148 में डिवाइड किया है 124 से एक बार में, तो रिमाइंडर बचा 24, और 124 में हमने फिर 24 से डिवाइड किया तो 5 बार में हमारा रिमाइंडर बचा 4, और फिर 24 को हमने लिया तो 4 × 6 + 0। अब r का मान 0 जिस चरण में आया उस चरण में b का मान 4 है, तो अतः हमारा HCF 4 होगा। ये बात यहाँ लिख देंगे, r बराबर 0 आने वाले चरण में b बराबर 4 है, अतः HCF कितने कितने का, तो 4052, और दूसरा है 12, 5, 7, 6। HCF इतने और इतने का बराबर 4 होगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट उदाहरण। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, मैंने सामने सामने करके बना दिया और शायद गलत हो गया थोड़ा, हाँ अब ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग दूसरा उदाहरण बनाने चलते हैं। उदाहरण 2 कह रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये पहले बात क्या कह रहा है इसको समझिए, कि आपको दर्शाना है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या हो, मैंने आपको बताया था, पूर्णांक 0, -1, -2 होता है, फिर इधर 1, 2, इधर भी बढ़ते जाएगा, इधर भी बढ़ते जाएगा, पूर्णांक कहते हैं इसको। लेकिन हमें धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, तो धनात्मक पूर्णांक माने 0 के बाद ही हो पाए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब धनात्मक पूर्णांक होंगे। और कह रहे धनात्मक सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक में 2, 4, 6, 8 ये सब सम संख्याएं होती हैं, आपको पता है। तो ये 2q के रूप का होता है, ये हमें लिख के दिखाना है। ठीक है, और दूसरा क्या साबित करना है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, जो विषम पूर्णांक है ये 2q + 1 के रूप का होता है। तो मतलब 3, 5, 7, 9 ये सब जो होते हैं ये 2q + 1 के रूप के होते हैं, ये हमें दिखाना है। चलिए तो दिखाते हैं। जो भी हमें दिखाना होता है वो हम मान लेते हैं कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 2, यहाँ b का मान हमें 2 दिया है, तो ये बात हमें लिखना होगा। लिखते हैं, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2। a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b का मान क्या हो गया हमारा 2। तो अब हम क्या करेंगे, जब b का मान 2 होगा तो आपको मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बताया था कि r जो होता है हमारा वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, माने 0 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और b से छोटा होता है। तो जब b का मान 2 होगा तो इसीलिए r के कुल संभव मान, तो r के कुल संभव मान क्या क्या हो जाएंगे, तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 तो होगा नहीं क्योंकि r हमेशा 2 से छोटा होता है। अरे मैंने आपको अभी तो बताया कि r का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और b से हमेशा छोटा होगा, तो b से छोटा तो 1 होता है। कुल संभव मान 0 तथा 1 होंगे, ऐसा हम लिख लेंगे। कुल संभव मान 0 तथा 1 होंगे। तो
ए के कुल संभव मान क्या हो गए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर, अतः ए बराबर 2q प्लस 0 या 2q प्लस 1 होगा। अब एक बात बताओ, आप जानते हैं कि जो भी सम संख्याएं होती हैं वो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। सम संख्या का डेफिनेशन क्या होता है कि सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उन्हीं को सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहेंगे। तो ये सम संख्याएं जो हमारी होंगी, तो यदि ए सम संख्या हो तो ए बराबर 2q प्लस 0 लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि प्लस 0 की संख्या में जोड़ दो तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो प्लस 0 छोड़ देते हैं। ए बराबर 2q होगा, क्योंकि सम संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। तथा ए यदि विषम संख्या हो तो जब विषम संख्या हो तो क्या होगा, एक शेषफल आएगा, ए बराबर 2q प्लस 1। देखो किसी भी सम संख्या में तुम भाग दो, जैसे सम संख्या क्या होती है 16, इसमें 2 से भाग दो तो 2 अठे 16, पूरा कट जाएगा, 0 आएगा शेषफल। अगर 17 2 से नहीं लगेगा तो 2 अठे 16 करते हो तो इसमें एक शेषफल बच जाता है। किसी भी विषम संख्या में जब आप 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, और सम संख्या में भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, कुछ शेषफल नहीं बचेगा, 2 से पूरा लग जाएगा। तो यदि ये सम हो तो 2q होगा, माने शेषफल इसमें कुछ नहीं है, और विषम हो तो 2q प्लस 1 होगा, इसमें शेषफल 1 है। ठीक है, तो अब अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सम संख्या 2q तथा, या प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, ऐसे लिखिएगा, यहाँ जैसे लिखा है वैसे प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, मैंने तो अब लिख दिया, आप अपने सुधार लीजिएगा। 2q तथा प्रत्येक, मैं भी अब दोबारा सुधार लेता हूँ, धनात्मक विषम पूर्णांक टू क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण 2 भी समाप्त हो गया। अब उदाहरण 3 देखते हैं। तो हमारा तीसरा उदाहरण है कि दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो 4 दिया है b का मान वही लिख लेते हैं। तो माना कि a कोई धनात्मक संख्या है, a कोई धनात्मक संख्या है तथा b बराबर 4, इसीलिए r के कुल संभव मान कितने हो जाएंगे? तो r के कुल संभव मान क्या हो जाएंगे? r बराबर क्या क्या हो सकता है हमारा? r बराबर होंगे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बस। r के कुल संभव मान क्या होंगे? 0, 1, 2, 3 होंगे, क्योंकि r हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है। तो इसीलिए a बराबर क्या क्या हो जाएगा? 4q प्लस 0 लिखना तो ज़रूरी नहीं है, मैंने समझाया है। 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 तथा 4q प्लस 3। तो b के कुल संभव मान, a के कुल संभव मान 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 होंगे। तो अब आप एक बात देखिए, किसी भी सम संख्या से दूसरी सम संख्या में भाग देने पर शेषफल हमेशा सम संख्या ही आती है। जैसे मान लो 4 से आप किसी सम संख्या में भाग दीजिए, जैसे आप 30 में भाग देते हैं तो 4 सते
28। तो यहाँ शेषफल 2 आ गया। तो सम संख्या से सम संख्या में भाग देने पर शेषफल हमेशा सम संख्या आती है, और सम संख्या से विषम संख्या में भाग दे दो, जैसे 29 में भाग दे दो, तो ये हमेशा शेषफल विषम संख्या आएगी। इसमें भी 4 सत्ते 28, तो शेषफल 1 आ गया। अब सम विषम सर हमें नहीं समझ में आता है। भैया 10th में चले गए हो और सम विषम नहीं समझ में आएगा तो फिर तो बहुत दिक्कत है, वो तो आना ही चाहिए। और अगर नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बताएंगे, मैं आपको सम विषम के लिए अलग से कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। और एक और बात कि आप लोगों को अगर पढ़ाई में कोई डाउट हो या मुझसे पर्सनली कुछ बात करना हो तो आप मेरे नंबर पे भी बात कर सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप का नंबर देता हूँ आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी लिख के डायरेक्ट मुझसे कोई सलाह ले सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सएप का नंबर है 9006994788। यहाँ से आप मुझसे कोई भी व्यक्तिगत सलाह ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम नहीं ऐसे लिखेंगे, यदि ए सम पूर्णांक हो, ए धनात्मक सम पूर्णांक हो, तो क्या होगा, ए बराबर 4q होगा तथा 4q + 2 होगा। कारण आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि किसी भी सम संख्या में दूसरी सम संख्या से भाग देने पर हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होती है। दूसरा, यदि ए विषम पूर्णांक हो, विषम पूर्णांक हो, धनात्मक लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ धनात्मक लिखा हुआ है। तो यदि ए कोई विषम पूर्णांक हो तो ए बराबर 4q + 1 तथा 4q + 3 होंगे, ठीक है। तो अब देखो, हमें तो दिया हुआ है कि दिखाना है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है। लिख देंगे, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम, मेरा कलम भी चलना बंद हो गया, मैं इस कलम का इस्तेमाल कर लेता हूँ, पूर्णांक 2q + 1 सॉरी 4q है ना, 4q + 1 तथा 4q + 3 के रूप का होता है, रूप का होता है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट एग्जाम्पल बचा है, उसको भी करके इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अंतिम उदाहरण हमारा, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फ़ी है और 130 बादाम की बर्फ़ी है। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फ़ियों की संख्या समान रहे, लेकिन और ये परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इसके लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फ़ी रखी जा सकती है। एक बात बताओ कि HCF हम क्यों निकालते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माने एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा भाग देने वाला अंक जो हाईएस्ट हो, सबसे बड़ा हो। और ये काजू की जो दोनों और बादाम की बर्फियां हैं, इन न्यूनतम स्थान कब घेरेंगी, जब एक ढेरी में सबसे ज़्यादा बर्फ़ी रखी जाए और सब ढेरी में बराबर बर्फ़ी रखना है। क्या कर रहा है कि वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बराबर बर्फ़ियों की संख्या रहे। तो इसके लिए हमें इन दोनों का HCF निकालना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि परात में, परात समझते हो, वह बर्तन जिसमें बर्फ़ी रखा जाता है। परात में बर्फियाँ न्यूनतम स्थान घेरें, इसके लिए हमें
420 तथा 130 ये ना का HCF ज्ञात करना होगा। अब चलो ज्ञात करते हैं। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले 130 छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 130 से कितनी बार भाग दोगे तो वह आएगा, तो 3 बार में भाग देंगे तो 130 या 390 हो जाएगा। और ये बच गया 0, 12 में से 9 जाएगा तो 3, और ये तो ख़त्म हो गया, 30 बचा। अब 130 इधर कर लो तो 30 या 90, 30 चौका 3 चौका 12, 120 हो जाएगा। फिर यहाँ 10 बचेगा। अब 30 को इधर लिख लेते हैं, 3 बार में 30 आ गया, यह तो 0 शेषफल आ गया। अब जब 0 आ जाता है तो वहीं पे हमारा काम ख़त्म हो जाता है, HCF हमारा 10 हो जाएगा। चलिए इसी को लिख लेते हैं 420, पहले ऊपर लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या होगा 420 बराबर 130 गुना 3 और जोड़ यहाँ 30 रिमाइंडर आया, जोड़ 30। अब 130 को लेंगे तो 130 बराबर 30 गुना 4 प्लस 10। अब 30 बराबर क्या आएगा 10 गुना 3 जोड़ 0। तो लिखिएगा कि शेष माने R का मान 0 आने वाले चरण में B बराबर 10 है, इसीलिए HCF 420 130 बराबर 10। अतः प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फी रखी जाएगी, 10 बर्फियाँ है ना, बर्फियाँ रखी जाएंगी। तो अभी ये हमारा वीडियो समाप्त हो गया, क्योंकि हमारा इस 1.1 का पूरा इंट्रोडक्शन मतलब पूरा परिचय और सारा उदाहरण समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को समाप्त कर दें, और नहीं होगा तो 2 वीडियो बनाएंगे। लेकिन मैंने आपको सारा बेसिक्स बता दिया, तो इस आधार पे आप पूरा प्रश्नावली खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। और एक दिन का आपको टाइम मिलता है, अगले दिन मैं अगला वीडियो अपलोड करता हूँ। तब तक आप पूरा अपने से बनाइएगा, और जो नहीं आया वो अगले वीडियो में देख लीजिएगा। थैंक यू।